दोस्तों नमस्कार। कर्नल अजय शिवाजी एस्ट्रो मनी ग्रुप फर्स्ट ग्लोबल एस्ट्रो फाइनेंस डिजिटल चैनल से आपसे मुखातिब होता हूँ। आज 3 मई सन 2026 रविवार। दोस्तों आज के इस एपिसोड में एक हम बहुत महत्वपूर्ण चर्चा आपसे करने जा रहे हैं। खबर निकल के आ रही है कि भारत और चीन के बीच राइस वॉर चल रही है, यानी चीन भारतीय चावल के जो आयात किया है उसके शिपमेंट को लगातार वापस कर रहा है और आरोप लगा रहा है कि भारत जेनेटिक मॉडिफाइड चावल का निर्यात कर रहा है, जो कि सरासर गलत है। इससे भारतीय किसान और निर्यातकों के बीच में काफ़ी परेशानी देखी जा रही है। आइए जानते हैं पूरा एपिसोड क्या है ये, क्या जेनेटिक मॉडिफाइड चावल क्या होता है, भारत के अंतर्राष्ट्रीय बाज़ारों में नॉन बासमती के भाव क्या हैं, चीन को तकलीफ़ क्या है, वो क्यों हमसे इस तरह की हरकतें कर हमारे चावल उद्योग को परेशान कर रहा है। पूरा शो ध्यान से देखिए, समझे, पसंद आए लाइक कीजिएगा। दोस्तों ये एक अहम शो है क्योंकि इससे भारतीय कंपनियों की निर्यात की व्यवस्था किसानों और व्यापारियों को के ऊपर काफ़ी इफ़ेक्ट होता है। गौरतलब है कि भारत चावल निर्यात में अपना सबसे अहम हिस्सा रखता है और पूरे विश्व में सबसे अधिक चावल का निर्यात करने वाला देश माना जाता है। जानिए पूरी रिपोर्ट विस्तार से। दोस्तों खबर निकल के आ रही है कि 2 मई 2026 की लेटेस्ट न्यूज़ जो है, भारत और चीन के बीच चावल व्यापार जेनेटिकल मॉडिफाइड यानी जीएम चावल को लेकर काफ़ी विवादास्पद हो गया है। चीन ने भारतीय चावल की शिपमेंट को वापस लौटाना शुरू किया है, जिससे भारतीय निर्यातकों के लिए एक संकट की स्थिति पैदा हो गई है। हाल में ही मई 2026 की शुरुआत में चीन ने भारत से भेजे गए गैर बासमती यानी नॉन बासमती चावल की शिपमेंट्स को ये कहते लौटा दिया गया है कि उसे जीएमओ यानी जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म के अंश पाए गए हैं। साथ साथ चीन के सीमा शुल्क यानी कस्टम विभाग ने भारत की 3 प्रमुख चावल निर्यातक कंपनी नागपुर, रायपुर और हरियाणा स्थित 3 कंपनियों के आयात लाइसेंस को अस्थायी रूप से सस्पेंड किया है। चीन का ये दावा है कि भारत से आने वाले चावल अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप नहीं है और इससे जेनेटिक बदलाव के लक्षण मिले हैं। यदि प्रिसाइज देखें तो ये जो विवाद है ये मार्च 2026 में तब शुरू हुआ था जब चीन ने भारतीय गैर बासमती चावल की कम से कम 3 खेपों को जीएमओ होने के संदेह में रोका था। साथ साथ 17 से 18 अप्रैल सन 2026 ने चीन के सीमा शुल्क कस्टम विभाग ने आधिकारिक रूप से 17 अप्रैल सन 2026 को भारत की 3 बड़ी कंपनियों के आयात लाइसेंस अस्थायी रूप से सस्पेंड किए थे, जिसका हमने आपको पहले भी अपडेट दिया था। कंपनी जो सस्पेंड की गई कंपनियों में नागपुर की श्रीराम फूड इंडस्ट्री लिमिटेड, रायपुर की स्पॉन एंटरप्राइजेज प्राइवेट लिमिटेड और हरियाणा की एनएम फूड इम्पैक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड शामिल है। अब महत्वपूर्ण यह है कि भारत सरकार ने चीन के इन दावों को पूरी तरह से आधारहीन बताया है। ये भी बताया जा रहा है कि ICAR और GEAC का स्पष्टीकरण ये है जो 28 से 30 अप्रैल को जारी हुआ है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR और पर्यावरण मंत्रालय की संस्था GEAC ने 28 अप्रैल सन 2026 को आधिकारिक रूप में इस तौर पर स्पष्ट किया है कि भारत में GM चावल की व्यावसायिक खेती की अनुमति नहीं है और ये चीन के सरासर गलत आरोप हैं। APEDA की बात भी माने तो वाणिज्य मंत्रालय के तहत आने वाली संस्था एबडा APEDA अब तथ्यों के साथ चीन के फैसलों को चुनौती देने और बातचीत यानी आपस में डायलॉग शुरू करने की तैयारी कर रही है। ये भी ध्यान वाली बात यह है कि विशेषज्ञों का ये भी कहना है कि चीन की एक व्यापारिक रणनीति ये ट्रेड टैक्टिस हो सकती है, क्योंकि ये जो शिपमेंट्स चीन को रवाना किए गए थे वो रवाना होने से पहले चीन की अपनी सरकारी एजेंसी CCIC द्वारा जांची और प्रमाणित की गई थी। पाकिस्तान या थाईलैंड जैसे अन्य प्रतिस्पर्धी देशों से आने वाले चावल पर चीन ने ऐसी कोई कठोर शर्तें नहीं लगा रखी है। इसका सीधा मतलब यह है कि चीन भारत से आयात होने वाले चावल को पाकिस्तान, थाईलैंड और वियतनामी चावल के मुकाबले, क्योंकि भारत का चावल सस्ता है, ये परेशानियों का सबब बना रहा है। साथ साथ ये भी ध्यान देने वाली बात यह है कि
इस विवाद के कारण निर्यातकों को करोड़ों रुपए का नुकसान हो रहा है। उन्हें बंदरगाहों पर डैमरेज चार्ज, अतिरिक्त ट्रांसपोर्ट खर्च और माल को दूसरे देशों में भेजने की मजबूरी झेलनी पड़ रही है। साथ साथ छत्तीसगढ़ के निर्यातकों की ये मांग है कि छत्तीसगढ़ के चावल निर्यातकों ने केंद्र सरकार से इस मामले में हस्तक्षेप करने की अपील की है। उन्होंने सरकार से चीन के साथ बातचीत करने और भारत के नॉन जीएमओ सर्टिफिकेट को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता दिलाने की मांग की गई है और इससे पूरे चावल निर्यात सेक्टर में अनिश्चितता का माहौल है, जिसका सबसे ज़्यादा असर छोटे और मध्यम निर्यातकों पर पड़ रहा है। दोस्तों, चीन द्वारा ये शिपमेंट को रोकने और कंपनी को सस्पेंड करने की घटना अप्रैल के तीसरे से चौथे सप्ताह के बीच की है। इस विवाद से अप्रैल के अंतिम सप्ताह से ही अधिक चर्चा देखी जा रही है। साथ साथ ये भी ध्यान देने वाली बात यह है, भारत और चीन का जो चावल निर्यात है, यानी भारत द्वारा चीन को जो चावल निर्यात डाटा है 2021 से 26 के बीच, यदि वो हम देखें तो साल 2021-22 में 670.20 मिलियन टन ये मिलियन की $670.20 मिलियन की निर्यात भारत ने चीन को चावल का किया था। 2022-23 में ये $450 मिलियन का निर्यात यानी घटा और साल 2023-24 में ये मात्र $57.60 मिलियन का रहा। फिर साल 2024-25 में $120.40 मिलियन का चावल का निर्यात चीन को हुआ और साल 2025-26 में अनुमानित ये 100 मिलियन से 130 मिलियन डॉलर का चीन को चावल का निर्यात होने की अनुमान लगाया जा रहा है। यानी कुल मिलाकर चीन 2021 में जहां $670 मिलियन का निर्यात था, अब ये घटकर 100 से 130 मिलियन डॉलर का हो गया है। चीन जो ब्रोकन राइस भारत से आयात करता है वो बड़ी मात्रा में उसका मुख्य रूप नूडल्स बनाने और एनिमल फीड यानी पशु आहार के रूप में करता है और निर्यात में लगातार गिरावट का कारण भारत में साल 2023 में भारत सरकार ने घरेलू चावल की कीमतों को नियंत्रित करने के लिए गैर बासमती सफ़ेद चावल के निर्यात पर प्रतिबंध लगाया था। और जो हाल में ही चीन द्वारा भारतीय चावल में जेनेटिकल मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म अंश के आरोप के आधार पर चावल व्यापार बुरी तरह से प्रभावित है। चीन अब स्टॉक के पुनर्निर्माण के लिए फिर से बाजार में सक्रिय हुआ है, लेकिन वह नॉन जीएमओ प्रमाणन सर्टिफिकेशन पर बहुत अधिक सख्ती बरत रहा है और भारत से चीन को होने वाले निर्यात में छत्तीसगढ़, हरियाणा और आंध्र प्रदेशों का मिल का सबसे ज़्यादा योगदान रहता है। अब ये भी हम देख लेते हैं कि भारत का गैर बासमती चावल यानी 5% टूटा हुआ जो ब्रोकन राइस है अंतर्राष्ट्रीय बाज़ारों में अपनी प्रतिस्पर्धी कीमतों यानी कॉम्पिटिटिव कीमतों के कारण सबसे मजबूत स्थिति में है। माफ़ कीजिएगा। भारत वर्तमान में थाईलैंड और वियतनाम जैसे अपने प्रमुख कॉम्पिटिटर्स की तुलना में $20 से $35 प्रति टन सस्ता चावल बेच रहा है। भारत के भाव जो 5% ब्रोकन चावल FOB के भाव है $350 से $355 है, जबकि वियतनाम 355 से 366 यानी भारत का चावल वियतनाम से $5 से $11 सस्ता है। थाईलैंड के भाव 5% ब्रोकन राइस के $370 से $410 प्रति टन है और भारत का चावल यहाँ $20 से $55 प्रति टन सस्ता है। पाकिस्तान का 5% ब्रोकन राइस $360 से $375 है, यानी भारत का चावल यहाँ भी $10 से $20 सस्ता है और भारत वर्तमान में दुनिया का सबसे सस्ता चावल निर्यातक बना हुआ है। IR64 और PR11 जैसी किस्मों की भारी अवेलेबिलिटी और सरप्लस स्टॉक के कारण भारतीय निर्यातक आक्रामक कीमतों पर व्यापार कर रहे हैं। यही चीन को बड़ी समस्या हो रही है। थाईलैंड की मुद्रा बात में मजबूती और कम उत्पादन के कारण वहाँ की कीमतें ऊंची है और इसके परिणाम स्वरूप चीन जैसे जो कॉम्पिटिटिव बाजार है भारत की चावलों को प्राथमिकता मिल रही है।
अब चीन वर्तमान में भारत से मुख्य रूप से टूटा हुआ चावल यानी ब्रोकन राइस का आयात करता है, क्योंकि इसकी कीमतें भारतीय बंदरगाहों पर सबसे कम होती है। लेकिन जीएमओ विवाद के कारण चीन की तरफ से जांच सख्त हुई है, जिससे व्यापार की गति थोड़ी धीमी है। अब भारत ने भी चीन द्वारा भारतीय चावल के शिपमेंट यानी जीएमओ जेनेटिक मॉडिफाइड के नाम से रोकने के बाद कृषि क्षेत्र में आत्मनिर्भरता और करारा जवाब यानी बीफिटिंग रिप्लाई के लिए भारत सरकार की नीति निर्माता एवं बहुआयामी रणनीति यानी मल्टी प्रोग्रेंज स्ट्रेटेजी पर काम हो रहा है। मई 2026 की ताज़ा स्थिति के अनुसार भारत का वाणिज्य मंत्रालय भारत अब वो कृषि और औद्योगिक उत्पाद की आइडेंटिफिकेशन शुरू कर दी है, जिस पर हम चीन पर निर्भर हैं। चीन भारत को सबसे अधिक केमिकल और कीटनाशक सप्लाई करता है। एग्रो केमिकल्स और कीटनाशक यानी पेस्टिसाइड पर अब भारत PLI यानी प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम के जरिए घरेलू कंपनियों को इन रसायनों के निर्माण के लिए प्रमोट कर रहा है। साथ साथ फर्टिलाइजर भारत नैनो यूरिया और नैनो DAP जैसी स्वदेशी विकल्पों को बढ़ावा देकर चीन व अन्य देशों से महंगे फर्टिलाइजर आयात को कम करने का लक्ष्य बना रहा है। भारत द्वारा चीन द्वारा भारतीय चावल रोकने के बाद भारतीय अपने कृषि निर्यात के लिए नए बाजार ढूंढ रहा है, ताकि चीन की ब्लैकमेलिंग नीति का असर कम हो सके। भारत अब अपने गैर बासमती चावल व अन्य मसालों के लिए यूरोपियन संघ, सऊदी अरेबिया, संयुक्त अरब अमीरात एवं मसाले, खुशबू और प्योर झांझ टेस्ट से भर दे हर जुबां पे स्वाद। एवरीडे मसाले, देश का स्वाद। के साथ व्यापारिक समझौते यानी FTA फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को प्राथमिकता दे रहा है। भारत नॉन GMO सर्टिफिकेट एवं अन्य स्वच्छता मानक को भी वैश्विक स्तर पर अधिक पारदर्शी बना रहा है, ताकि चीन जैसे देश गुणवत्ता का बहाना ना बना सकें। चीन से आने वाले कृषि यंत्र यानी इक्विपमेंट और रसायनों की जांच के लिए भारत ने अधिक सख्त मानक यानी BIS स्टैंडर्ड को लागू करने के संकेत दिए हैं। पड़ोसी देशों के लिए FDI नियम यानी प्रेस नोट 3 के तहत चीन से आने वाले निवेशों पर पहले ही कड़ी नज़र रखी जा रही है, जिससे अब कृषि प्रसंस्करण यानी एग्रो प्रोसेसिंग क्षेत्र में इसे और सख्त किया जा सकेगा। दोस्तों, कुल मिलाकर साथ साथ WTO यानी विश्व व्यापार संगठन, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जैसे अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर चीन के अनुचित व्यापारिक प्रतिबंधों को भी चुनौती देना कार्रवाई में शामिल हो सकेगा। भारत उन 14 देशों के साथ व्यापार बढ़ा रहा है जिसके साथ FTA है, ताकि चीन पर निर्भरता कम हो। इंजीनियरिंग एग्रो मशीनरी में चीन के विकल्प के रूप में भारतीय MSME को बढ़ावा दे रहा है। साथ साथ भारत के कृषि अनुसंधान संस्थान अब ऐसे बीजों की किस्म पर काम कर रहा है जो पूरी तरह से ट्रेस करने योग्य हो। यानी इससे अंतर्राष्ट्रीय खरीदारों को ये भरोसा दिलाया जा सकेगा कि भारतीय प्रोडक्ट 100% प्राकृतिक और नॉन GMO है, जिससे चीन के आरोप की हवा निकल जाएगी। निष्कर्ष की बात माने तो भारत का जवाब केवल प्रतिबंध लगाना नहीं है, बल्कि अपनी उत्पादन क्षमता बढ़ाना और बाजार का विस्तार करना है। जैसे जैसे भारत आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ेगा, चीन के लिए भारतीय कृषि व्यापार को प्रभावित करना कठिन हो जाएगा। दोस्तों, कुल मिलाकर स्थिति नाजुक है, लेकिन ये निर्णय करना पड़ेगा कि हमें चीन की हर कुटिल चाल का जवाब माकूल देना पड़ेगा। साथ साथ हमें जो हमारे सर्टिफिकेशन हैं उनको भी हमें ट्रांसपेरेंट बनाना पड़ेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। साथ साथ भारतीय सर्टिफिकेशन की वैल्यू ग्लोबल लेवल पर हाईएस्ट स्तर पर हो, इसके लिए हमें काम करना पड़ेगा। लेकिन एक और ध्यान देने वाली बात यह है कि सिर्फ कृषि के ऊपर हम निर्भर रहेंगे, यानी रॉ मटेरियल यदि हम सप्लाई करेंगे तो हम कभी भी विश्व की अर्थव्यवस्था नहीं बन पाएंगे। उदाहरण आपके सामने है कि यदि हम अफ्रीकी देश देखें जो कि एग्रो कमोडिटीज़ हों या फिर माइन एंड मिनरल, उसमें सबसे रिचेस्ट होने के बाद भी उनकी आर्थिक अर्थव्यवस्था यानी काफ़ी नीचे है और वो परेशानियों में है। जब तक हम अपने प्रोडक्ट्स को प्रोसेस करके बाज़ारों में नहीं भेजेंगे, तब तक हम विश्व की में सर्वोत्तम स्तर पर नहीं आ पाएंगे। यदि आप यूरोप जाते हैं, अमेरिका जाते हैं, आप चेक कीजिए किसी भी माल में जाके या कहीं, तो आपको कितने भारतीय प्रोडक्ट्स आपको उस माल में मिलेंगे, ये आप देखने वाली बात ये है। यूरोप जाएं या अमेरिका जाएं,
हम ये चाहते हैं कि हमारा भी प्रोसेस्ड माल, तैयार माल ग्लोबल स्तर के ऊपर अपनी पहचान बनाएं और वहाँ पर बिके। खाली रॉ मटेरियल भेजने से आप सर्वोत्तम स्थिति प्राप्त नहीं कर पाएंगे और हमारी स्थिति धीरे धीरे खराब और होगी। अतः हमें इन विषयों पर भी काम करने की आवश्यकता है। तो दोस्तों, आपका क्या विचार है? क्या चीन द्वारा लगाए गए प्रतिबंध और कैंसिलेशन ऑफ शिपमेंट से भारतीय चावल को कोई फ़र्क पड़ेगा? दूसरा, ग्लोबल स्तर के ऊपर चावल का जो स्टॉक है, भारत के पास चावल का जो स्टॉक है, आने वाले 3 से 4 महीने चावल के लिए बहुत महत्वपूर्ण रहेंगे। क्या इसमें तेज़ी की संभावना बनेगी या फिर मंदी की? विशेष अग्रिम रिसर्च रिपोर्ट के लिए संपर्क करें। ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक, हैप्पी ट्रेडिंग।